गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल में वीकेटी एजुकेशन में, जहां मैं आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं, जो कि है कक्षा 9वीं का पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी। यहां पर एक गांव, काल्पनिक गांव के विषय में बताया गया है, जहां पे हर तरह की सुविधा पहले से उपलब्ध है और ये एक अच्छा गांव है। यहाँ के 3 किलोमीटर के नज़दीक में एक बड़ा गांव है जो कि जो नाम है उसका रायगंज, और उससे कुछ दूरी पर एक शहरी कस्बा है जिसका नाम है शाहपुर। यहाँ पे लगभग 450 परिवार रहते हैं, जिसमें 60 परिवार जो है उच्च जाति के बड़े किसान हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है और 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर जमीन होता है। जैसे कि एक चित्र मैंने यहाँ पे बनाया है, ये एक वर्गाकार खेत है जिसमें 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई। इनको अगर आप गुना करेंगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर आता है, तो 1 हेक्टेयर बराबर इतना होता है। तो 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन जिसके पास होगा वो बड़े किसान है। फिर उसके बाद 150 ऐसे परिवार हैं जिसके पास कोई जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है, वो अनुसूचित जाति के दलित लोग हैं। और 240 परिवार जो अन्य हैं वो मझोले के किसान कह सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। तो अब हम बात करते हैं ये पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया जो है वो है खेती। और वहाँ पे खेती के अलावा जो जो काम होते हैं उनको गैर कृषि के काम बोला जाता है, जिसमें आता है लघु स्तरीय विनिर्माण। जो लोग छोटे स्तर पर कुछ कुछ काम करते हैं, अपने घरों में रह कर कुछ कुछ वस्तुओं को बनाते हैं, उसको लघु स्तरीय विनिर्माण कहा जाता है। डेयरी पशुपालन, जहाँ पे लोग पशुओं को पालते हैं, उसको दूध बेचते हैं, उसके गोबर से और कुछ कुछ उपले बनाते हैं, खाद बनाते हैं, बहुत सारी चीज जो पशुओं से संबंधित हैं उसको डेयरी का काम कहा जाता है। फिर परिवहन और दुकानदारी, ये सारे गैर कृषि क्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं उत्पादन। उत्पादन क्या है? जब उत्पादन अर्थात किसी भी वस्तु में उपयोगिता उत्पन्न करना है। जैसे कि एक किसान जो होता है, किसान मिट्टी से जब वो घड़ा बनाता है, तो वो घड़ा क्या मिट्टी से बनने घड़ा बनाए, एक नया चीज बनाए जो कि उत्पादन के योग्य है, तो ये है उत्पादन कर, इसको उत्पादन कहेंगे। जैसे किसान ही है, मिट्टी में फसल उगाता है और मिट्टी को उपयोग लायक बनाता है, ये भी उत्पादन कहलाता है। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके मन में शिक्षा का उत्पादन कर रहा हूँ, तो ये भी एक उत्पादन है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को ही उत्पादन कहते हैं। तो उत्पादन के 4 कारक बताए गए हैं आपके पुस्तक में। पहला है भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। भूमि अर्थात की जमीन, जो आपके पास जमीन है वो किसी भी उत्पादन करने के लिए जमीन चाहिए ही होता है। दूसरा श्रम, अब आपके पास जमीन तो है लेकिन वहां पे काम कौन करेगा? काम करेगा मजदूर, तो वो हो गया श्रम। भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी क्या है? भौतिक पूंजी जो ऐसा पूंजी जो आपके पास उपलब्ध है, जैसे कि ये मेरा भवन हो गया, मेरा गाड़ी हो गया, मेरा मशीन हो गया, जो सारे चीज, जो भवन, औजार, मशीन, ये सारे जो होते हैं, और जो कच्चा माल जिसको हम छू सकते हैं, ये सारे भौतिक पूंजी है। भौतिक पूंजी को भी 2 भागों बांटा गया है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी जो एक बार खरीद कर रख दिए, उसको बार बार खर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो हो गया स्थायी पूंजी। जैसे कि भवन, ये स्थायी पूंजी है। मशीन, वो भी एक बार खरीद के रखते हैं, बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, वो हो गया आपका स्थायी पूंजी। कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी क्या है? जो बार बार प्रयोग करते हैं, जैसे कि कच्चा माल, रुपया, पैसा, इसको बार बार इसको आप रख नहीं सकते, रखेंगे तो कंपनी बैठ जाएगा। तो ये सारा चीज क्या है? तो ये है कार्यशील पूंजी, क्योंकि कच्चा माल को बार बार प्रयोग करना है। इसको परिवर्तनशील भी कहा जाता है। ये परिवर्तित होता है, हर बार नया नया कच्चा माल डालते हैं लोग। तो ये हो गया भौतिक पूंजी। अब मानव पूंजी, मानव पूंजी वो क्या है? जब मानव में शिक्षा डाल दिया जाए और वो
कार्य करे और देश के उत्पादन में अपना हाथ बटाए, तो उस तरह के जो मानव हैं उनको मानव पूंजी कहा जाता है, क्योंकि वो देश के विकास में उनका कुछ योगदान है। तो मानव पूंजी, उनको उनमें नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उसमें उद्यमशीलता होती है, वो काम करना जानते हैं, तो वो हो गया मानव पूंजी। स्किल्ड लेबर इसको बोलते हैं, इसके पास स्किल होता है, कौशल होता है। अब पालमपुर में खेती को कैसे किया गया है, पालमपुर में खेती किस प्रकार की, उसके विषय में बताया गया है। तो पालमपुर में बताया गया है कि भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर है अर्थात भूमि बढ़ने वाली, गांव का जो क्षेत्र है वो गांव का क्षेत्र उतना ही है, वो बढ़ा नहीं, गांव का एरिया बढ़ता नहीं है, जितना गांव का एरिया उतना ही रहेगा। एक आदमी अपना जमीन बढ़ा सकता है, लेकिन गांव का अगर देखा जाए तो जमीन बढ़ेगा नहीं। उसी प्रकार मैं भारत का लेता हूँ, यहाँ पर ये भारत का नक्शा, भारत में जितनी भी भूमि है वो भूमि उसके पास रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। भारत का जो क्षेत्रफल 32,08,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बढ़ेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा। तो हमें खेती जो उत्पादन, जितना भी जनसंख्या बढ़े उसी क्षेत्र में ही उत्पादन बढ़ाना होगा। तो वही आगे बात करते हैं, उसी भूमि में पैदावार बढ़ाने के तरीके हैं। तो हाँ है, उसी भूमि में वो पैदावार बढ़ा सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, पहला बहुविधि फसल प्रणाली और आधुनिक कृषि विधि का प्रयोग। बहुविधि फसल प्रणाली में क्या है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल लगाने को बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। तो एक से ज्यादा फसल जो लगाते हैं उसको कुछ फसलों के प्रकार बताए गए हैं, जो कि मैं बताना चाहूंगा। बुक से थोड़ा एक्स्ट्रा है लेकिन जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है खरीफ। खरीफ फसल को कब उगाया जाता है, बरसात के मौसम में। लगभग ये बोया जाता है जून से जुलाई के वक्त, और नवंबर दिसंबर के आसपास इसको काट लिया जाता है। जैसे कि ज्वार, बाजरा, धान, तिलहन, ये सारा क्या है, खरीफ फसल है। अब बात करते हैं रबी फसल। रबी फसल जो सर्दियों के मौसम में लगाया जाता है, जैसे कि वो अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल के आसपास में काट दिया जाता है। इसको रबी फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं, आलू, सरसों, चना, ये सारे रबी फसल है। बात करते हैं जायद फसल। जायद फसल क्या है, जो गर्मियों में हम लोग खाते हैं, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब हमारे शरीर में पानी की पूर्ति करते हैं। तो ये सभी इसी सर्दियों के मौसम के आसपास लगाया जाता है और गर्मी के आसपास में काट लिया जाता है। अब बात करते हैं नकदी फसल। नकदी फसल क्या है, जो कपास, गन्ना, चाय, तिलहन, इस सबको हम लोग खाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, इस सबको कुछ वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग करते हैं। तो ये सब बेच के हमें नकदी प्राप्त होती है, इसलिए इसको नकदी फसल बोलते हैं। तो किसान बार बार फसल बदल बदल कर लगाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को बहुविधि फसल प्रणाली कहता है। बहुविधि फसल प्रणाली में जो मिट्टी है उसका उपजाऊ क्षमता बढ़ता है, तो इसलिए ये ज्यादा उत्पादन कर पाती है। अब बात करते हैं आधुनिक कृषि विधि का प्रयोग। आधुनिक कृषि विधि में हम नए वैज्ञानिक तरीका का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले पूरे विश्व की बात करते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इसके विषय में बताया था, और भारत में इसे लाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इसमें आधुनिक कृषि विधि में क्या किया जाता है, HYV बीज का प्रयोग किया जाता है। HYV बीज अर्थात हेवी यील्डेड वैरायटी सीड्स। हेवी यील्डेड जो कि ज्यादा उत्पादन करता है, ज्यादा उत्पादन करने वाले बीज। अब किसान इसको बाजार से खरीदते हैं, बाजार से खरीदकर इसको अपने खेतों में छींटते हैं, जिससे अच्छा फसल होता है। ये इससे उत्पादन लगभग 3 गुना तक बढ़ जाता है। जो आपके बुक में दिया गया है, जहां पहले एक खेत में 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम अनाज उत्पादन होता था। अब हरित क्रांति के कारण, यानी इसी जो हम HYV बीज का प्रयोग किए उसके कारण उत्पादन 3200 किलोग्राम तक पहुंच गया, यानी 2 से 3 गुना लगभग उत्पादन बढ़ गया। तो उत्पादन बढ़ गया यानी ये, तो इसीलिए इसको हरित क्रांति कहा जाता है। तो इसमें और क्या क्या प्रयोग किया जाता है, उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, बेहतर सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। तो ये सब आधुनिक कृषि विधि में प्रयोग होता है।
तो बेहतर सिंचाई के लिए क्या क्या करते हैं गांव के लोग, वो नहर लगाते हैं, बांध बनाते हैं, नलकूप का प्रयोग करते हैं। पालमपुर में बिजली की व्यवस्था अच्छी है, इसलिए वो नलकूप से भी सिंचाई करते हैं। तो ये हो गया आधुनिक कृषि विधि। एग्जाम में पूछा जाता है आधुनिक कृषि विधि और बहुविधि फसल प्रणाली में क्या अंतर है, तो आपको ये सब बताना होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? तो भूमि धारण पूरी तरीके से नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें जो हरित क्रांति में हम लोग ये सब प्रयोग करते हैं, उर्वरक और कीटनाशक, इसमें बहुत से रसायन होते हैं, और रसायन कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम कर देता है, जिससे अगली बार जब खेती करेंगे तो और अधिक मात्रा में उर्वरक चाहिए होता है। तो ये देखा जाए मिट्टी का खुद का उत्पादक क्षमता कम कर देता है, तो इसलिए इसे भूमि धारण नहीं कर पाती है। अब हम बात करते हैं अगला, पालमपुर में भूमि का वितरण। तो पालमपुर में भूमि का वितरण असमान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कृषि क्षेत्र बनाया गया है। यहाँ पे कृषि क्षेत्र में छोटे किसान हैं 36% और बड़े किसान हैं 64%। और ये बड़े किसान के पास यहाँ पे देखिएगा जमीन उसके पास 80% है, और ये जो छोटे किसान जो 36%, उनके पास जमीन मात्र 20%, जो कि बहुत कम है। तो ये वहाँ का जमीन का बंटवारा दिखाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? तो बड़े किसान अपना व्यवस्था छोटे किसान से करवाते हैं, और छोटे किसान खुद के खेत में तो खेती करते ही, और बड़े किसान के खेतों में भी खेती करते हैं। और अगला पॉइंट है खेती के लिए आवश्यक पूंजी। तो आवश्यक पूंजी कहाँ से लाएंगे? बड़े किसान जो होते हैं वो अपना फसल बेच करके तो कमा लेते हैं, और उस पैसा को जमा करके रखते हैं, अगला खेती में प्रयोग कर, अगले साल की खेती में प्रयोग करते हैं। लेकिन छोटे किसान है, उनके पास इतना ही कम उत्पादन होता है कि बेचना तो दूर, अपना घर का ही गुजारा नहीं कर पाते हैं। तो ये है स्थिति। अब हम बात करते हैं अधिशेष कृषि उत्पाद की बिक्री। तो जो बड़े किसान है वो अपने अनाज को तो बाजार में बेच पाते हैं, जो यहाँ पालमपुर के लोग यहाँ शाहपुर जा पाते हैं, लेकिन छोटे किसान अपने जो उत्पादन है गांव में ही या अगर बगल के गांव में बेच पाते हैं, उनके पास इतना साधन नहीं है कि वो शहर जाके बेच पाए। तो ये है यहाँ की स्थिति। और पालमपुर गैर कृषि क्रिया में आता है डेयरी, विनिर्माण, दुकान और परिवहन, ये सब आप इसमें जानेंगे। तो और अगले चैप्टर के विषय में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, और मैं अगला चैप्टर जल्द ही लेके आऊँगा। धन्यवाद।